गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका हमारे एनईजी निशुल्क प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज है हमारा टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और कल वाला वीडियो था, इसके अंदर हमने क्या है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का प्रयास किसने किया था इसके बारे में चर्चा कर ली। और पश्चिम मरुस्थल के अंदर कौन कौन सी विशेषता है उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर ली थी। जैसे वृक्ष वहाँ कैसे हैं, जलवायु कैसी है, वर्षा कैसी है, इसके बारे में हमने कल वाली वीडियो में चर्चा कर लिया है। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी इस मरुस्थल का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग है। और इस क्षेत्र में यानी 40% जनसंख्या है वो निवास करती है। और यह पश्चिमी मरुस्थल है राजस्थान के 19 जिलों में फैला हुआ है। चलो पढ़ते हैं। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग पर फैला हुआ है। जनसंख्या कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। और 19 जिलों में फैला हुआ है। 19 जिले देखते हैं कौन कौन से जिले पश्चिमी मरुस्थल के अंदर आते हैं। हनुमानगढ़, अनूपगढ़,
कितने जिले हैं? 19 जिले। कौन कौन से जिले हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर। फलोदी है, बालोतरा, जालोर, पाली, पश्चिम ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। ये 19 जिले पश्चिम मरुस्थल के अंदर आते हैं। पहले कितने जिले आते थे? पहले 12 जिले आते थे। अब देखते हैं कि पश्चिम मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिम मरुस्थल 2 भागों में। एक है शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। जैसे ये हमारा ये राजस्थान है, तो पश्चिम मरुस्थल यानी ये भाग है, ये पश्चिम मरुस्थल का है। और इस भाग को भी क्या है, यहां से ये तो अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर आएगा। यानी ये वाला भाग शुष्क मरुस्थल और ये अर्ध शुष्क है। और इन दोनों को यानी इन दोनों को अलग करने वाली रेखा कितनी है? 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। यानी शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल दोनों को अलग करने वाली संवर्षा रेखा कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र। यह क्षेत्र 20% भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत पर? 20% भाग पर फैला हुआ है और 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है।
अब इसके अंदर आती है लाठी सीरीज। यानी लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज एक भूगर्भिक जल पट्टी है जो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर है। और यह लाठी सीरीज सेवन घास की प्रधानता होती है इसके अंदर। और गोडवान पक्षी है ना, उसके लिए शरण सतली भी है, क्योंकि गोडवान पक्षी सेवन घास में अपने अंडे देते हैं, जिसके कारण इसे गोडवान पक्षी की शरण सतली भी कहा जाता है। लाठी सीरीज। क्या है? यह एक भूगर्भिक जल पट्टी है जिसे लाठी सीरीज कहते हैं। मीठे पानी की है ये। कौन से मीठे पानी की? ये पोखरण से कहां से है? पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी है। सेवन घास की प्रधानता है। लाठी सीरीज क्या है? यह एक भूगर्भिक जल पट्टी है। और यह क्या है? मीठे पानी की है, जो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी है। और सेवन घास की इसमें प्रधानता है। गोडवान पक्षी है वो इसमें अंडे देते हैं, जिसके कारण यह गोडवान पक्षी की शरण सतली भी मानी जाती है। और जैसलमेर जिले में है। अब आता है चंदन नलकूप। यानी चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। यह जैसलमेर जिले में है।
अब हम आगे पढ़ेंगे आक्कलवुड फॉसिल स्मारक। ये जैसलमेर के आक्कल गांव में है, जो 18 करोड़ वर्ष पुराना एक जीवाश्म स्मारक माना जाता है। और सम है जो जैसलमेर जिला में है, वो भी क्या एक वनस्पति रहित क्षेत्र है, जहाँ वर्षा है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है और बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं, जिनके कारण उसे डेजर्ट सफारी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो हम चलते हैं आक्कलवुड फॉसिल स्मारक। कास्ट जीवाश्म किस युग में है? जुरासिक। सम हमने बालूका मुक्त क्षेत्र है वो कंप्लीट कर लिया है। बालूका मुक्त क्षेत्र में जैसे लाठी सीरीज हमने पढ़ ली कंप्लीट। इसके बाद में चंदन नलकूप हमने पढ़ लिया है। आक्कलवुड फॉसिल स्मारक क्या है और सम क्या है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे बालूका युक्त क्षेत्र। यानी बालूका युक्त क्षेत्र का अर्थ है जहाँ बड़े बड़े रेत के टीले हैं, उनको बालूका युक्त क्षेत्र कहते हैं। बालूका युक्त क्षेत्र ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर में इसका विस्तार है।
कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, फलोदी और बालोतरा। सर्वाधिक स्तूप है वो चूरू जिले में है और 58.50%। 50% भाग पर फैले हुए हैं और सभी प्रकार के बालू का स्तूप की प्रधानता है वो जोधपुर जिले में है। अब हम चलते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये क्या है? ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। ये पवनों के समांतर चलते हैं। जैसे हवा चलेगी उसी के अनुसार इन टीलों का निर्माण होएगा। जैसे हवा ऐसे चल रही है, इस प्रकार हवा चल रही है, तो इन टीलों का निर्माण कैसे होगा? ये टीले इस प्रकार बनेंगे और जो इनके बीच का रास्ता है, ये इस बीच के रास्ते को गोरा, या ये जो बीच के रास्ते हैं इसको क्या कहा जाता है? कारवा। क्या कहा जाता है? कारवा। अब देखते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये टीले पवनों की दिशा के समांतर चलते हैं। समांतर बनते हैं। सर्वाधिक प्रधानता जैसलमेर जिले में है और सारा मरुस्थल में इन टीलों को क्या कहते हैं? सीप कहते हैं। सारा मरुस्थल में क्या नाम दिया गया है? सीप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप।
अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये कैसे बनते हैं? ये हवा के लंबवत या समकोण पर चलते हैं। जैसे हवा ऐसे चलती है तो इनका निर्माण कैसे होगा? इस प्रकार टीले बनेंगे। ये टीले पवनों की दिशा यानी ये टीले पवनों की दिशा के लंबवत व समकोण पर बनते हैं और सर्वाधिक प्रधानता बाड़मेर जिले में है। सर्वाधिक बाड़मेर जिले में। अब चलते हैं आगे। अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार यानी इसको बरखान भी कहते हैं। अर्धचंद्राकार बरखान। इन टीलों की सर्वाधिक प्रधानता कहाँ है? शेखावाटी क्षेत्र में। और इन टीलों की आकृति कैसी है? चांद के समान। ऐसी आकृति है। ये टीले सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रधानता कहाँ है? शेखावाटी क्षेत्र में। इनकी आकृति किसके समान है? चांद के समान है। और सर्वाधिक विनाशकारी भी है। सर्वाधिक अब हमने पढ़ लिए हैं अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अर्धचंद्राकार। और इन तीनों टीलों की प्रधानता है तो वो कौन सा जिला है? जोधपुर जिला। तीनों जिलों की प्रधानता। दरियन। दरियन क्या है? जैसलमेर में स्थानांतरित होने वाले टीलों को क्या है? दरियन कहते हैं। पैराबोलिंग।
इन टीलों का निर्माण चक्रवात। सर्वाधिक प्रधानता कहाँ होती है? झुंझुनू जिले में। अब नेटवर्क बालू का स्तूप, ये क्या है? हमारे हनुमानगढ़ के आसपास बनते हैं नेटवर्क। तारा बालू का स्तूप, इसकी आकृति तारे के समान होती है। तारा बालू का स्तूप क्या है? इसकी आकृति है वो तारे के समान होती है। और ये हवा की, जिस प्रकार हवा की दशा होती है, बार बार इसमें क्या है, परिवर्तन होता रहता है। और ये मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में मिलते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है? ऐसी होती है। पलाया झील, पलाया झील क्या है? ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। इसके बीच में जो कठोर चट्टानें आती है और इन चट्टानों में जैसे ही वर्षा का जल रुक जाता है तो अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। और इन अस्थायी झीलों को ही क्या कहा जाता है? पलाया झील कहते हैं। और जैसे जैसे जल की आवृत्ति इसमें बनी रहती है तो इसके चारों ओर जो दलदली क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे? रन या टाट कहेंगे।
फलाया झील हमने पढ़ लिया। अब आती है बात खड़ीन, यानी खड़ीन क्या है। खड़ीन, खड़ीन क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है जिसके अंदर वर्षा का जल है वो सूख जाता है, और सूखने के बाद धरातल पर क्या है, पपड़ी नुमा स्थलाकृति बनती है, और उस उपजाऊ भूमि को ही क्या, खड़ीन कहते हैं। और इस पर सर्वप्रथम खेती है वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी, जिसका उल्लेख हमें अबुल फजल की आईने अकबरी में मिलता है। तो हम लिखते हैं आगे। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों में जब वर्षा का जल सूख जाता है तो धरातल पर पपड़ी नुमा स्थलाकृति बनती है। इस उपजाऊ भूमि को खड़ीन कहते हैं। जिस पर खेती सर्वप्रथम पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी। जिसका उल्लेख हमें अबुल फजल की आईने अकबरी में मिलता है। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।